वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सबको अच्छे से आवाज आ रही है मेरी? एनी प्रॉब्लम? ओके, तो आज हम लोग अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो है जॉर्ज पंचम की नाक, कृतिका भाग 2 से। ठीक है, आपका सेकंड चैप्टर है, उसके प्रश्न उत्तर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले आप लोग को बता चुकी हूँ कि प्रश्न कौन कौन से हैं, आप लोग कौन कौन से अपनी कॉपी में करने हैं। बस मैं आज आप लोगों को उनके जो उत्तर है वो समझाऊंगी। मैं आपको जितने भी आपके पाठ्य पुस्तक में जितने प्रश्न दिए हैं, मैं सबके उत्तर आपको समझा रही हूँ, लेकिन जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं वो आप लोग टिक मार्क लगा चुके हो। ठीक है, इज इट क्लियर? सबको ये बात क्लियर हो चुकी है? मैं समझा आपको सारे? यस, ओके, वो मैं आप असाइनमेंट में आप लोग को बता दूंगी। ठीक है बेटा, लेकिन अभी पहले ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लें। ओके ओके, ठीक है। तो अब आप लोग सब अपनी कॉपी में बुक में ध्यान दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है आपका, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? ठीक है, तो इसका उत्तर है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह सदियों की परतंत्रता की छाप है। चाटुकारिता उनके तन मन में विद्यमान है। चाटुकारिता आप लोगों को सबको पता है कि किसी की चापलूसी करना। ठीक है, चाटुकारिता उनके तन मन में विद्यमान है, और जहाँ चाटुकारिता का भाव होता है वहाँ सम्मान का कोई महत्व नहीं होता है। सरकारी तंत्र उस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए चिंतित है जिसने न जाने कितने ही कहर ढहाए। उसके अत्याचारों को याद न करके उसके सम्मान में सब सरकारी तंत्र जुट जाता है। इस तरह सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता यहाँ पर दिखाई गई है, जो बदहवासी दिखाई गई है, वे सदियों की परतंत्रता की छाप है। चाटुकारिता उनके तन मन में विद्यमान है, और जहाँ चाटुकारिता का भाव होता है वहाँ अपने सम्मान का कोई महत्व नहीं होता है। सरकारी तंत्र जॉर्ज पंचम की नाक के लिए चिंतित है जिसने न जाने कितनों पे कहर ढहाए। उसके अत्याचारों को याद न करके उसके सम्मान में पूरा सरकारी तंत्र जुट जाता है। इस तरह सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है। तो ये इसका उत्तर जो है आपको अपनी अपनी कॉपी में करना है। अब है प्रश्न नंबर 2, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण क्या था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? तो ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है, क्लास में इसको समझ लीजिए। दर्जी रानी एलिजाबेथ के दौरे से परिचित था। रानी पाक भारत और नेपाल का दौरा करेंगी तो उस देश के अनुकूल वेश धारण करेंगी। दर्जी परेशान था कि कौन कौन से देश में कैसा ड्रेस रानी एलिजाबेथ पहनेंगी। इस बात की दर्जी को कोई जानकारी नहीं थी, ना कोई निर्देश था। उसकी चिंता अवश्य ही विचारणीय थी। प्रशंसा की कामना हर व्यक्ति को होती है। उसका सोचना था कि जितना अच्छा वेश होगा उतनी ही मेरी ख्याति होगी। इस तरह उसकी चिंता उचित थी। ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है, ये मैंने आपको क्लास में समझा दिया है। अगर आता है इस तरीके का कोई भी प्रश्न तो आप लोग उसको कर पाए। अब है आपका प्रश्न नंबर 3, और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उत्तर है, रानी एलिजाबेथ के स्वागतार्थ नई दिल्ली की काया पलट के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए गए होंगे। नंबर 1, सरकारी भवनों की साफ सफाई तथा रंग रोगन कर उन्हें चमकाया गया होगा। नंबर 2, स्थान स्थान पर कूड़े करकट के ढेर उठाने का प्रयास किया गया होगा। नंबर 3, रानी की नजर कहीं झोपड़ी झुग्गी बस्तियों पर ना पड़ जाए यह सोचकर उनको स्थानांतरित किया गया होगा। स्थानांतरित क्या होता है बेटा? एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। ठीक है। नंबर 4,
सड़कों को साफ सुथरा कर सजे हुए तोरण द्वारा बनाए गए होंगे, जगह जगह बैनर लगाए गए होंगे। नंबर 5, कहीं कहीं प्रमुख स्थानों पर देश के सम्मानित नेताओं का झुंड हाथ में पुष्पहार और बुके आदि लिए खड़े होंगे। फिर नंबर 6, सुरक्षा की दृष्टि से स्थान स्थान पर पुलिस की व्यवस्था की गई होगी। नंबर 7, सरकारी भवनों पर झंडे लगाए गए होंगे। और नंबर 8, ब्रिटेन और भारत की मित्रता के स्लोगन लिखे गए होंगे। तो इसमें से नंबर 7 तक के तो आपके सामने बहुत ही नॉर्मल है, ये सब कुछ आप लोग लखनऊ में देखते रहते हैं। जब कोई नेता आने वाले होते हैं बड़े, तो ये सब चीजें हमारे लखनऊ में होती रहती हैं। बस एक जो नंबर 8 है, ब्रिटेन और भारत की मित्रता के स्लोगन लिखे गए होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग बहुत जल्दी कर सकते हैं क्योंकि आप लोग देखते रहते हैं। अब है प्रश्न नंबर 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों को व्यर्थ ही वर्णन करने का दौर चल पड़ा है। ठीक है, इसका है इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आप क्या विचार करेंगे। और नंबर इसका खा है, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। तो इसके का उत्तर है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे खान पान संबंधी आदतों को व्यर्थ ही वर्णन करने का दौर चल पड़ा है। इससे जन सामान्य की आदतों में भी परिवर्तन आ गया है। इस प्रकार की पत्रकारिता के प्रति मेरे विचार इस तरीके से है, मतलब मैं अपने विचार बता रही हूँ, आप भी अपने विचार रख सकते हैं। आजकल क्या होता है कि अलग अलग सेलिब्रिटीज से किसी से भी इंटरव्यू लिए जाते हैं और इंटरव्यू में क्या होता है कि ये भी बताया जाता है कि इनका दिनचर्या क्या है। ये नहीं देखा जाता कि वो काम क्या कर रहे हैं, कि आप क्या खा रहे हो। सुबह उठे तो उन्होंने अपने नाश्ते में क्या खाया, उसके बाद वो हेल्दी रहने के लिए कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस तरीके की पत्रकारिता अब होती जा रही है। और ये सब कुछ देख के जो आजकल का यूथ है वो भी अपनी सोच को बदलता जा रहा है कि भाई कोई जो भी सेलिब्रिटी है बड़ी, जिसको भी आप लोग फॉलो करते होंगे, हीरो हो या हीरोइन हो, भाई वो शुगर नहीं खाते तो हम भी शुगर छोड़ रहे हैं। अच्छा, वो ये नहीं खाते तो हम भी ये छोड़ रहे हैं। तो आजकल ये चीजें देखा देखी वाली बहुत होने लगी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इसका क्या, इसमें मेरे विचार क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा असर पड़ा है पत्रकारिता की वजह से। नंबर 1, इस तरह की बातों को इकट्ठा करना और बार बार दोहराकर महत्वपूर्ण बना देना पत्रकारिता का प्रशंसनीय कार्य नहीं है। एक ही बात को, छोटी सी बात को इतना तूल दे देना, उसको बढ़ा चढ़ाकर बताना, ये ठीक बात नहीं है। नंबर 2, पत्रकारिता में ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को भी महत्व दे दिया जाता है जो अपने चरित्र पर ना तो कभी खरे उतरते हैं, न ही चर्चा में बने रहने के कारण असहज कार्य करते हैं जो पत्रों में छापा जाता है। तो आजकल ये आप लोग देखते ही रहते होंगे, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका न्यूज में या टीवी पे आना मुझे तो नहीं लगता कि ज़रूरी है, लेकिन उनके बारे में खबरें दिखाई जाती हैं। और क्यों दिखाई जाती हैं? कि उनका प्रचार किया जाता है। फिर खा है आपका, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। तो इसका उत्तर है, चर्चित व्यक्तियों की पुनः पुनः की व्यर्थ चर्चाएं युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती हैं। उन चर्चित व्यक्तियों की नकल करने का प्रयास, उन्हीं की संस्कृति में जीने की बढ़ती हुई इच्छाएं युवा पीढ़ी के मन में बलवती रूप धारण कर लेती हैं, जिनसे उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। अपने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूलकर व्यर्थ की सजावट और समय और धन को खर्च करने में वो लग जाते हैं। जैसे आजकल क्या है कि कोई भी चीज़ है, अगर बच्चे के पास मोबाइल अगर काम चल रहा है तो क्यों ना चलाया जाए। लेकिन क्या होता है, अब नया लेटेस्ट मोबाइल आ गया, टीवी पे भी ऐड आ रही है, ये लेटेस्ट आया है, ये अब नया मॉडल आया है। तो क्या होता है, अगर हम बार बार एक चीज़ को देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि हमारा भी मन करता है क्यों ना ये वाली चीज़ हमारे पास हो। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ऐसी बार बार चीज़ों को देखते हुए ऐसा फील होता है कि ये चीज़ हमारे पास हो और हमारी जो सोच है वो बदल जाती है। अब आपका है प्रश्न नंबर 5, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से अपनी कॉपी में कीजिएगा और इसको याद भी कीजिएगा। उत्तर कुछ इस प्रकार है, जॉर्ज पंचम की
नाक को पुनः लगाने के लिए जो सराहनीय प्रयास किए गए वह निश्चित ही हैरान करने वाले थे। वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, मूर्तिकार ने फाइलें ढूंढवाई जिससे इस पत्थर के स्थान का पता चल सके। नंबर 2, फाइल के ना मिलने पर मूर्तिकार उस तरह का पत्थर ढूंढने के लिए हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया। नंबर 3, उसने अपने देश के सभी नेताओं की नाक नापी। उसके लिए वह देश के उन सब नेताओं की मूर्तियां ढूंढते ढूंढते, नाक नापते नापते देश के हर प्रांत के कोने में गया। नंबर 4, बिहार के सेक्रेटरिएट के सामने सन 42 में शहीद बच्चों की स्थापित मूर्तियों की नाक को नापा, परंतु सभी बड़ी निकली। नंबर 5, अंत में देश के किसी जिंदा व्यक्ति की जिंदा नाक लगाने का प्रयास किया और वह प्रयास सफल रहा, अतः अंत में जिंदा नाक लगा दी गई। तो यहाँ पर जो जो प्रयास किए गए थे मूर्तिकार के द्वारा, उनको यहाँ पर लिखा गया है। पहले भी मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ कि जो आपके प्रश्न होते हैं, कोशिश कीजिएगा उनको आप पॉइंट्स में लिखें, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखें। पॉइंट्स में लिखने से आपको मार्क्स जो हैं अच्छे मिलते हैं। ठीक है, इस चीज का आप सब लोग ध्यान रखिएगा। अब आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांटकर लिखिए। तो आप लोग पढ़ चुके हैं। पहला है जो अपनी वर्तमान घटनाएं जो व्यवस्था पर चोट करते हैं, उसका पहला है, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। ठीक है, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। नंबर 2 है, दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। नंबर 3, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। नंबर 3, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। नंबर 4, देश के खैर ख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई। देश के खैर ख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई। और नंबर 5 है, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेज चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। नंबर 5, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेज चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। अब है प्रश्न नंबर 7, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। ठीक है, उत्तर देखिए। नाक सदा से ही मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक रही है। प्रतिष्ठा के प्रति इसी नाक को इस व्यंग रचना का विषय बनाया गया है। साथ ही देश की सरकारी व्यवस्था, मंत्रियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गुलाम मानसिकता का कठोर प्रहार किया गया है। देश स्वतंत्र हुआ, आज लंबा समय बीत जाने पर भी अधिकारी एवं कर्मचारी उसी मानसिकता में जी रहे हैं। लाट की जिस टूटी नाक की किसी को भी चिंता नहीं थी, वह एलिजाबेथ के भारत आगमन के कारण अचानक महत्वपूर्ण हो उठी और सरकारी तंत्र तथा अन्य कर्मचारी बदहवास हुए और पुनः नाक को लगाने के लिए हर प्रकार का जोड़ तोड़ करने में जुट गए। उनमें मची आपाधापी देखने लायक थी। यह गुलामी की मानसिकता का ही असर था कि जॉर्ज पंचम की नाक को अब और देर तक टूटी नहीं देख सकते थे, ना इस दशा में एलिजाबेथ को दिखाना चाहते थे। निश्चित रूप से यह गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है। यह जो सब कुछ हुआ, पूरा जो पार्ट है, इसमें बताया गया है कि सरकारी तंत्र जो था अभी भी मानसिक रूप से ब्रिटिश का गुलाम ही था। ठीक, जिस तरीके के उनके काम थे जो यहाँ बताए गए हैं, उससे तो देखकर यही लगता है। फिर नंबर 8 है, अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। उत्तर है, अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को कुछ इस तरह प्रस्तुत किया कि जिंदा नाक को भी शब्द और अर्थ का घालमेल का तत्परवत
बना दिया गया। ठीक है, अखबार वालों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लग गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। इस तरह की जिंदा नाक लगने की खबर को शब्दों के तालमेल और वाक्पटुता से छिपा दिया गया। मतलब ये भी बता दिया गया कि जॉर्ज पंचम की नाक है वो जिंदा लग गई है, लेकिन उसके बाद उसको अपनी वाक्पटुता से, अपनी लेखनी के द्वारा उसको छिपा दिया गया। क्या कहकर कि इस तरीके की नाक लगाई है जो बिल्कुल भी क्या नकली नहीं लगती, जो पत्थर की नहीं लगती। तो क्या इंसान क्या सोचेगा, सामान्य जनता क्या सोचेगी? मतलब जो मूर्तिकार है उसने इतनी अच्छी तरीके से नाक को तराशा है, इतने अच्छे तरीके से बनाया है कि वो एक जिंदा नाक की तरह लगने लगी है। ठीक है, तो सोच क्या एकदम से बदली गई। पत्रकारों ने क्या किया, उस सोच को बदल दिया अपने शब्दों के द्वारा। अब है प्रश्न नंबर 9। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहां तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात को लेकर लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? उत्तर देखिए, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहां तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक का संकेत है कि जिस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए सरकारी तंत्र से सभी हुक्काम चिंतित थे, उसकी नाक तो अपने देश के लिए शहीद हुए बच्चों की नाक से भी छोटी थी। इस तरह जॉर्ज पंचम की स्थिति गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी, पटेल, बोस की तुलना में नगण्य थी। नगण्य मतलब कुछ भी उनके सामने कोई मायने नहीं रखते। हमारे जो देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो बच्चे, यहाँ तक कि बच्चों तक की नाक से छोटी किसकी नाक थी? जॉर्ज पंचम की नाक थी। तो जॉर्ज पंचम हमारे देश के एक बच्चे के सामने भी टिकने लायक नहीं थे। अब प्रश्न है आपका, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस प्रश्न पे लिख लीजिए महत्वपूर्ण। ठीक है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, यह कहकर लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भारत के स्वतंत्र होने पर वह सर्वथा संपन्न हो चुका था, कहीं भी विपन्नता नहीं थी। अभाव था तो केवल आत्मसम्मान और स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी देश परतंत्रता की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका है। अंग्रेज का नाम आते ही हीनता की भावना उत्पन्न होती है कि हमारे देश के वो शासक रहे हैं। गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सब कुछ है और नाक नहीं है। इसको एक बार फिर समझ लीजिए आप लोग, क्या है प्रश्न का उत्तर? नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, यह कहकर लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भारत के स्वतंत्र होने पर वह सर्वथा संपन्न हो चुका था, कहीं भी विपन्नता नहीं थी। ठीक है, अभाव था तो केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी देश परतंत्रता की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका है। अंग्रेज का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता था कि ये हमारे देश के शासक रहे हैं। गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी। उत्तर आप लोगों को सबको समझ में आया? तुषार, ओके। अब है नंबर 11। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? उत्तर है, जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगने से अखबार वाले लज्जित थे। जिस जॉर्ज पंचम की तुलना छोटे बच्चे से भी ना की जा सके और जिसके अत्याचार का इतिहास भी शायद कभी ना भूले थे, इस जॉर्ज पंचम की लाट पर अपने सम्मान की नाक कटवाकर जिंदा फिट की गई। यह कृत्य चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा था। यह दिन भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट करने वाला था। इसलिए आज के दिन अखबार खाली थे। ये भी प्रश्न बेटा आ सकता है। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगने से अखबार वाले लज्जित थे, क्योंकि उनको पता चल गया था, भाई वहां पहुंचे थे फोटो खींचने के लिए, उनको पता तो चल गया था कि ये जिंदा नाक है, तो वो लज्जित थे। जॉर्ज पंचम की तुलना छोटे बच्चे से भी ना की जा सके और जिसके अत्याचार का इतिहास भी शायद भूले नहीं थे, इस जॉर्ज पंचम की लाट पर अपने सम्मान की नाक कटवाकर जिंदा फिट कर दी गई थी। यह कृत्य चुल्लू भर पानी में डूबने जैसा था। यह दिन भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट करने वाला था। इसलिए आज के दिन अखबार खाली थे।
तो ये जो प्रश्न है, मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को समझा दिए हैं, लेकिन जो प्रश्न मैंने टिक मार्क कराए थे लास्ट क्लास में आपके, तो वो आप लोगों को अपनी अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, तो एक भी प्रश्न ऐसा जो बेटा आपको समझ में ना आया हो, मुझसे पूछ सकते हैं अभी। कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है, कुछ समझ में ना आया हो? विच वन? पाठ, पूरा पाठ बेटा? तुषार? ओके, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जॉर्ज पंचम की नाक जो पाठ है, इस पाठ में क्या है, हमारी जो कहानी है वो जॉर्ज पंचम की नाक जो अचानक ही गायब हो गई है। ठीक है, उनकी जो लाट लगी हुई है नई दिल्ली में, उसकी नाक अचानक गायब हो गई, तो पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हम लोग के सरकारी तंत्र क्या क्या अपनी आइडियाज लगाता है, मूर्तिकार किस तरीके से अपनी मेहनत करता है, ये सब बताया गया है। तो हमारा पहला प्रश्न जो है, आप लोग अपनी कॉपी में करना है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उसकी किस मानसिकता को दर्शाती है? तो इसमें है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह सदियों की परतंत्रता की छाप है। चाटुकारिता उनके तन मन में विद्यमान है, और जहां चाटुकारिता का भाव होता है, वहां अपने सम्मान का कोई महत्व नहीं होता। सरकारी तंत्र उस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए चिंतित है जिसने न जाने कितने कहर ढहाए। उनके अत्याचारों को याद न करके उसके सम्मान में जुट जाते हैं। इस तरह सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता और दूरदर्शिता और मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है। तो ये आपको अपनी कॉपी में करना है। फिर रानी एलिजाबेथ वाला मैं आप क्लास में समझा चुकी हूँ, ये नहीं करना है। फिर आपका है प्रश्न नंबर 3, और देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट होने लगी। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे, तो इसको आप लोगों को पॉइंट्स में लिखना है। पॉइंट नंबर 1, सरकारी भवनों की साफ सफाई तथा रंग रोगन कर उन्हें चमकाया गया होगा। स्थान स्थान पर कूड़े करकट के ढेर को उठाने का प्रयास किया गया होगा। नंबर 3, रानी की नजर कहीं झोपड़ी झुग्गी बस्तियों पर ना पड़ जाए, यह सोचकर उन्हें स्थानांतरित किया गया होगा। नंबर 5, कहीं कहीं प्रमुख सॉरी नंबर 4, सड़कों को साफ सुथरा कर सजे हुए तोरण द्वारा बनाए गए होंगे, जगह जगह बैनर लगाए गए होंगे। नंबर 5, कहीं कहीं प्रमुख स्थानों पर देश के सम्मानित नेताओं का झुंड हाथ में पुष्पहार और बुके आदि लिए खड़े होंगे। नंबर 6, सुरक्षा आदि की दृष्टि से स्थान स्थान पर पुलिस की व्यवस्था की गई होगी। नंबर 7, सरकारी भवनों पर झंडे लगाए गए होंगे। और नंबर 8, ब्रिटेन और भारत की मित्रता के स्लोगन लिखे गए होंगे। फिर है आपका प्रश्न, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे व खान पान संबंधी आदतों का वर्णन कीजिए। ये बहुत आसान है, ये आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, का है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे खान पान संबंधी आदतों को व्यर्थ ही वर्णन करने का दौर चल पड़ा है। इससे जन सामान्य की आदतों में परिवर्तन आ रहा है। पत्रकारिता मेरे विचार में इस तरीके के हम लिख सकते हैं। नंबर 1, इस तरह की बातों को इकट्ठा करना और बार बार दोहराकर महत्वपूर्ण बना देना पत्रकारिता का प्रशंसनीय कार्य नहीं है। नंबर 2, पत्रकारिता में ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को भी महत्व दिया जाता है जो अपने चरित्र पर तो कभी खरे उतरते नहीं और चर्चा में बने रहने के कारण असहज कार्य करते हैं और पत्रों में छप जाते हैं। फिर उसके बाद है ख, चर्चित व्यक्तियों की पुनः पुनः की व्यर्थ चर्चाएं युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती हैं। उन चर्चित व्यक्तियों की नकल करने का प्रयास, उन्हीं की संस्कृति में जीने की बढ़ती हुई इच्छाएं युवा पीढ़ी के मन में बलवती रूप धारण कर लेती हैं, जिससे उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। अपने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूल व्यर्थ की सजावट के समय और धन खर्च करने लगते हैं। अब आपका है प्रश्न नंबर 5, जॉर्ज पंचम की लाट को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या प्रयत्न किए होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लीजिए। इसका नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1, मूर्तिकार ने फाइलें ढूंढवाई जिससे इस पत्थर के स्थान का पता चल सके। नंबर 2, फाइल के न मिलने पर मूर्तिकार उस तरह का पत्थर ढूंढने के लिए हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया। नंबर 3, उसने अपने देश के सभी नेताओं की नाक नापी,
उसके लिए वह देश के उन सभी नेताओं मूर्तियों को ढूंढते ढूंढते नाक नापते नापते देश के हर प्रांत और कोने में गया। नंबर 4, बिहार के सेक्रेटरिएट के सामने सन 42 में शहीद हुए बच्चों को स्थापित मूर्तियों की नाक को नापा, परंतु सभी बड़ी निकली। नंबर 5, अंत में देश के किसी जिंदा व्यक्ति की जिंदा नाक लगाने का प्रयास किया गया। यह सफल प्रयास रहा, अतः जिंदा नाक लगा दी गई। फिर है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, तो इसका उत्तर है पाठ में आए से व्यंग्यात्मक घटनाएं वर्तमान पर चोट करती हैं। नंबर 1, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। नंबर 2, दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। नंबर 3, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। फिर नंबर 4, देश के खैर ख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई। और नंबर 5, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेज चीरे गए। ठीक है, अब है आपका प्रश्न, नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरे व्यंग रचना से उभर कर आई है। तो ये आप लोग जो आपने कहानी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया गया। तो इसका उत्तर देख लीजिए, अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को कुछ इस तरह प्रस्तुत किया गया कि जिंदा नाक को शब्द और अर्थ का घोलकर तत्प्रवत बना दिया गया। अखबार वालों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लग गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। इस तरह जिंदा नाक लगने की खबर को शब्दों के तालमेल और वाक्पटुता से छुपा दिया गया। फिर उसका है प्रश्न नंबर 9 आपका, जॉर्ज पंचम की लाट पर भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात को लेखक किस तरह और संकेत करना चाहता है। तो ये आप बहुत आसान उत्तर है, ये अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, मैं समझा भी चुकी हूँ। फिर है, अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन पर लेखक क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। यह कहकर लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भारत के स्वतंत्र होने पर वह संपन्न, सर्वथा संपन्न हो चुका था, कहीं भी विपन्नता नहीं थी। अभाव था तो केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी देश स्वतंत्रता की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका है। अंग्रेज का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता था कि ये हमारे शासक रहे हैं, गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी। फिर प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने की खबर वाले दिन अखबार क्यों चुप थे। तो उत्तर है, जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगने की खबर वाले अखबार वाले लज्जित थे, लगने से अखबार वाले लज्जित थे, जिस जॉर्ज पंचम की तुलना छोटे बच्चे से भी ना की जा सके और जिसके अत्याचार का इतिहास भी शायद भूले नहीं थे। इस जॉर्ज पंचम की लाट पर अपने सम्मान की नाक कटवाकर जिंदा नाक फिट की गई थी। यह कृत्य चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा था। यह दिन भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट करने वाला था, इसलिए आज के दिन अखबार खाली थे। तो ये थे आप लोगों के प्रश्न। आप सबको समझ में आए। प्रतीक, ताबिश, एनी प्रॉब्लम। अब आप लोग को ये करना है, अब आप लोग का जो नेक्स्ट टर्न होगा उसमें हम लोग व्याकरण वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो व्याकरण आप लोग सब अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोग का व्याकरण वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे और जल्दी आप लोगों को अपना जो कोर्स है हाफ रैली का वो भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। वैसे आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ठीक है, वो आप लोग वो मैं आप लोग को करा दूंगी। ठीक है, मैं आप लोग को सिलेबस अभी थोड़ी देर में सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। जो आप लोग को इतना ध्यान रखिएगा, जो आप लोग क्लास में पढ़ाया जाएगा वही आप लोगों के पेपर में आएगा। इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि क्लास में हुआ नहीं है और पेपर में आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सब बच्चे, जो क्लास के बच्चे, मैं सबसे ये कहूंगी क्लास अटेंड कीजिए और क्लास में ही अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर लीजिए। ओके क्लास, ओके बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू।